सवालों की शुरुआत करते हैं। आप अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और अब आप मोदी जी के चिराग भी बन गए हैं। मतलब आप पर जहां जहां बाजी लगाई जा रही है उसमें आप अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, चाहे वो 5 की 5 लोकसभा सीट हो या फिर 19 सीटें। एक वक्त था जब हम लोग आपको बिहार में ट्रैक कर रहे थे, क्या आप भी कभी नर्वस हुए थे और क्या आप लोगों ने सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, मतलब 200 पार? इतना बड़ा जनादेश आएगा ये तो ईमानदारी से मैं बोलूंगा नहीं माना था। हम लोग कल्पना जरूर कर रहे थे कि 170 175 तक हम लोग जाएंगे, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास था। बट आपने नर्वसनेस की बात की, मैं रहता हूँ नर्वस, और ख़ास तौर पे जिस दिन रिजल्ट आ रहे होते हैं उस दिन धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती हैं। मेहनत पे विश्वास होता है, आपने एक ईमानदार प्रयास किया होता है, सारी चीज़ें एक तरफ, पर जनादेश फिर जनादेश होता है। और वो जब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आता, और ख़ास तौर पे धड़कनें बढ़ाने के लिए जब वो एग्जिट पोल और ये सब आते हैं, एंड फॉर सम रीज़न एग्जिट पोल्स नेवर बीन काइंड टू मी, तो उन्होंने मुझे 2014 से सिंगल डिजिट से ज़्यादा कभी कुछ दिखाया नहीं, तो वो धड़कनें आपकी और बढ़ा देते हैं। बट आई एम हैप्पी जिस तरीके का जनादेश आया, जनता ने जिस तरीके से, और मैं मानता हूँ ये जो 5 दलों का हमारा कॉम्बिनेशन था ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन था। और जिस तरीके से विपक्ष वहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी हुआ है, इसने हम लोग के विश्वास को और बढ़ाया है कि ये जो डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, और मैं अपना भी जिक्र करूंगा, मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस पे जनता ने विश्वास किया। बिल्कुल। और लेकिन विपक्ष डिनायल में है। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने वोट चोरी की है। राहुल गांधी वोट चोरी तब भी कह रहे थे चुनाव के पहले, राहुल गांधी वोट चोरी अब भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं, जनादेश चोरी है। वो यही कह रहे हैं कि ये जीत आपने मैनिपुलेट की है। दिक्कत यही है विपक्ष की कि जब तक वो इस बात का आंकलन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे कि कहाँ गलत जा रहे हैं, यू लूजिंग इलेक्शंस वन आफ्टर द अदर रिपीटेडली। हर राज्य में, हरियाणा जैसा राज्य आपके हाथ से चला जाता है, महाराष्ट्र में जिस तरीके के परिणाम आपके सामने आए, और खास तौर पर विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है कांग्रेस जैसी पार्टी, वो जब तक इस बात का मंथन नहीं करेंगे, आप हर बार एक नया बहाना लेके आ जाते हैं, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, लंबे समय तक ईवीएम का बहाना चला, अब आप एसआईआर का बहाना लेकर आ गए, आप वोट चोरी की बात करते हैं, जिसको मैंने कहा भी कि आपका वोट चोरी नहीं, आपका जनाधार चोरी होता जा रहा है, वो धीरे धीरे आपके हाथ से खिसकता जा रहा है। इस बात का एहसास विपक्ष को हो ही नहीं रहा है, और वो आज भी आंखें मूंद के बैठा हुआ है, सिर्फ इस बहाने को बनाता हुआ कि इस वजह से हार गए, इस वजह से हार गए। खुद की नाकामी क्या क्या रही, इस पे अभी तक ना उन्होंने मंथन किया, ना उन्होंने चिंतन किया। अगला चुनाव हारने का बहाना आज से उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ये एसआईआर, वोट चोरी, ये अभी चलेगा, 5-6 साल तक चलेगा। इसके बाद ये लोग बंगाल हारेंगे, इसके बाद असम हारेंगे, इसके बाद ये लोग यूपी, पंजाब, सारे राज्य हारेंगे, और बहाना यही चलेगा। पर अगर वोटर के मन में शंका आ जाए, वो आपके लिए चिंता की बात है या नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, उनके वोटर्स को आप निकाल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको जीत मिले। वोटर मैनिपुलेशन हो रहा है, लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। अगर जनता में इस बात का आक्रोश होता तो मुझे लगता है हम लोग चुनाव लड़के आए हैं, ये आक्रोश दिखता, पर पूरा चुनाव हम लोगों ने लड़ लिया। एंड अंजना जी, मैं मतलब ईमानदारी से बोलता हूँ कि जब ये सारी बातें होती हैं तो हम लोग के भी बीएलएस होते हैं ग्राउंड पे, वो भी इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उस बूथ पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं हो। ये रिपोर्टिंग हम लोग के पास भी आती है, गाहे बगाहे जब ये खबर आती थी कि अरे भैया इसका एक जेन्युइन वोट था, ये कट गया, इस परिवार के साथ ये हो गया, तो हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करते थे, उसको सुधारा जाता था। तो वी हैव मेड श्योर कि किसी के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं हो। बट जब आप वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी लोगों के बीच आप जाते हैं इस बात को लेकर, मैं बिहार का ही मैं उदाहरण दूंगा, राहुल जी ने लंबी यात्रा की, 15-16 दिन तक वो वहां पर रहे, पर क्या मिला? जनता ने उनके ऊपर विश्वास तो किया नहीं, और कहीं पे आपको कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसा प्रदर्शन या इनकी खुद की तरफ से कोई ऐसी आपत्ति इन्होंने दर्ज नहीं कराई। अगर ऐसा होता तो आप जाते ना एक बार चुनाव आयोग के पास, एक औपचारिक आपत्ति तो दर्ज कराते, आप न्यायालय जाते। बट आप इसको लेके सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने का से प्रयास किया जा रहा है अपनी हार को छुपाने के लिए। एक और संसद में बहस हुई वंदे मातरम पर। अब उनका कहना है कि 150वां वर्षगांठ है, अच्छी बात है, जश्न मनाइए पूरे देश में। संसद में उस पर बहस क्या थी, क्यों करना जरूरी था?
वंदे मातरम मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी को इन विषयों के साथ जोड़ना जरूरी है। ये पिछले 150 साल की जो विरासत है, ये अगले 150 साल तक इसी नीयत के साथ कायम रहे, युवाओं में इसको लेकर उसी तरीके का जोश उत्साह बना रहे जो आज़ादी के दीवानों के जहन में था। जिस तरीके से वो वंदे मातरम करते हुए फांसी के फंदे को चूम लेते थे, ये जोश आज के युवाओं में भी बरकरार रहे। उसके लिए जरूरी है इन बातों को निरंतरता में युवा पीढ़ी के सामने रखना, आने वाली पीढ़ी के सामने लेकर जाना। आज जब इसको लेकर चर्चा हो रही है, हर कोई वंदे मातरम की बात कर रहा है, वो बात होनी जरूरी है। ये विषय आपके जहन से निकले नहीं। जब हमारी सरकार ने बार बार इस बात को कहा है कि विकास भी विरासत भी, विरासत को संजोते हुए हम लोग विकास की राह पर हम लोग आगे जाएं। हम लोग नई टेक्नोलॉजीज को भी अपनाएंगे, बट अपने संस्कारों को उसी तरीके से संजोते हुए। तो ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। इस पर एक और सवाल है जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। आपके पिता यूपीए की सरकार में भी रह चुके हैं, काम कर, और पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं, ये रामविलास जी ने मुझे खुद बताया था कि ये आपका फैसला था कि मतलब जाना है ना, कि आपको मोदी जी के साथ जाना है। बाद में जरा बताइएगा कि आपको मोदी जी में क्या दिखता है कि आप जाते हैं, फिर एक बार मामला गड़बड़ हुआ, फिर आप उन्हीं के पास जाते हैं, लेकिन यूपीए में भी काम किया। अब विपक्ष के नेता कहते हैं कि भाई नेहरू की लेगेसी को खत्म करने के लिए ये बहस सिर्फ की गई, कि नेहरू ने ये पैराग्राफ हटाया था, ये बताने के लिए देश को ये किया गया है। नेहरू की विरासत को ये सरकार खत्म करना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है सिर्फ तथ्यों को सामने रखने का प्रयास किया गया है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि हमारे देश में लंबे समय तक राजनीति तुष्टीकरण की सोच के साथ भी होती रही है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे देश में हुई है, वोट बैंक की राजनीति हमारे देश में हुई है। मैं ये मानता हूँ, और यही कारण था 2014 में जब मैं मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं गठबंधन में जाना चाहता था। क्यों? उसके पीछे का कारण यही था कि पहली बार देश में 2013 या 12? 2013 में हम लोग अलायंस में हम लोग गए। हाँ, तो चुनाव के पहले ही आपने अपने पिता से कहा, क्या देखा आपने? क्योंकि पहली बार देश में, क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूं अंजना जी, हम लोग जिस राज्य से आते हैं, हमारे राज्य में आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं, भूमियार मिल जाते हैं, राजपूत मिल जाते हैं, पिछड़ा मिल जाते हैं, अति पिछड़ा मिल जाते हैं, दलित मिल जाते हैं, महादलित मिल जाते हैं, हिंदू मिल जाते हैं, मुसलमान मिल जाते हैं, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। ऐसे में ये बांटने की राजनीति, जिस तरीके से ये राजनीतिक दल इतने समय से करते आए, देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार आए जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, जो ना हिंदू की बात करते थे, ना मुसलमान की बात करते थे, ना अगड़ा ना पिछड़ा, सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। और मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं, और आज की युवा पीढ़ी ये चाहती है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर हम विकास की बात करें। आज कम से कम हमारे सामने एक टारगेट तो आया, एक एजेंडा तो सेट हुआ कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। जब से हम लोगों ने जन्म लिया, हम लोग से भारत एक विकसित देश है, विकसित देश है, डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन कब तक डेवलपिंग रहेगा? कभी तो हम एक डेवलप नेशन बनेंगे, बट उसके लिए वो रोड मैप क्या होगा, उसके लिए वो टारगेट क्या होगा, ये आज तक किसी ने इसकी चर्चा नहीं की। तो उस वक्त पहली बार देश में एक ऐसा चेहरा जो इन चीजों की बात करते थे, तो उसमें देश के करोड़ों युवाओं के साथ साथ मैं भी उन प्रभावित युवाओं में था जो उनके साथ गठबंधन करना चाहता था। कई लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे लोग हैं जो खुलकर सरकार को अपोज करते हैं, वो कह रहे हैं हमारे बेटे ही हैं जो फैन है मोदी जी के, क्या करें, वो अलग किस्सा है। लेकिन अब आते हैं बिहार के बिहाइंड द सीन्स पे। जब मैंने पिछली बार आपका बिहार में इंटरव्यू किया तो मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि सीटों को लेकर क्या बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा जो हमारे आपस में बात होती है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो आप थोड़ा सा बताइए कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ। पहली बार आप नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, आपको ऐसी सीटें दी गई थी जो कि बहुत चैलेंजिंग थी। जो 19 सीटें आपने जीती हैं, उनमें से 17 सीट तो ऐसी थी जो आज तक एनडीए बीजेपी जेडीयू कोई जीता ही नहीं था उन पे। बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था? बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस होते हैं तो उसमें कई तरीके के एतराज भी आते हैं। सबसे पहले संख्या को लेकर जरूर था, द नंबर ऑफ सीट्स जो मुझे ऑफर की जा रही थी उसको लेकर जरूर चर्चाएं हो रही थी। आई जस्ट वांटेड अ लॉजिकल फॉर्मूला बिहाइंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट यू आर ऑफरिंग मी।
और मैंने उस वक्त बहुत स्पष्ट तरीके से उनके सामने रखा था, 20-22 सीटों की चर्चा हो रही थी। सो आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली, आई सेड कि देखिए 100 सीटों से कम, पहली बात तो मैं ही नहीं मानता कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े, क्योंकि हम लोग चुनाव विद इन द अलायंस नहीं लड़ रहे हैं कि मुझे 29 मिल गई, इनको 6 मिल गई, उनको 101 मिल गई, उनको 101 मिल गई। हम कितनी सीटें जीतकर विधानसभा में जा रहे हैं, इवेंचुअली वो नंबर मायने रखेगा, वो आंकड़ा मायने रखेगा। तो ऐसे में 100 से कम जब सामने वाला विपक्षी दल 140 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही नहीं स्वीकार होता। तो ये मैंने ही खुद ऑफर किया था कि 100 पे अगर भाजपा लड़ती है तो मैं मान के चल रहा था कि उससे 2-3 सीटें ज्यादा ही जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। मैं ये मान रहा था कि हम बाकी के जो 3 दल हैं, हम लोग के पास 40-42 सीटें रहेंगी। सिंपल सा फॉर्मूला था कि 5 या 6 विधानसभा बांध दीजिए एक लोकसभा के ऊपर, और उस हिसाब से आप सीटें बांट दीजिए। 6 का आंकड़ा तय हुआ, 6 पंजे 30 होता है, मुझे फिर भी एक सीट कम मिली, 29 सीट पे हम लोगों ने फाइनल किया। बट राइटली सेड, आउट ऑफ दोस 29 सीट्स, 26 सीट्स ऐसी थी जो हारी हुई सीटें थी, जो डिफिकल्ट चैलेंजिंग सीटें थी। बट हाँ, जिस तरीके से 19 सीटें हम लोगों ने जीती, ना सिर्फ 3 जीती हुई सीटें मैंने वापस गठबंधन को दी, बल्कि 16 ऐसी सीटें मैंने उनको जीत कर दी जो अभी तक हम लोग नहीं जीते थे। 16 सीट। क्या चलता है चिराग पासवान के बारे में बिहार में? अच्छा क्या? वो कह रहे हैं उनसे कहिए कि आप उनकी तरफ देखें, मेरी तरफ ना देखें। राइट। देखने का जी करता है। मतलब क्या है चिराग का, क्या चल रहा है? मतलब चिराग में ऐसी क्या बात है इस वक्त? आपको क्या लगता है? आप भी तो रिफ्लेक्ट करते होंगे ना, क्योंकि मैंने आपके हार्ड डेज भी देखे हैं जब आप अपनी माँ के साथ बैठकर आपने इंटरव्यू दिया, और उस वक्त आपने दिल खोल के बातें की थी कि कैसा आप बहुत आहत थे। क्या चल रहा है? मतलब कि चिराग हिट हो रहे हैं, चिराग जहां लड़ रहे हैं हाथ रख रहे हैं, सोना हो जा रहा है। मुझे लगता है ईमानदार सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू मेक अ कनेक्ट, यू मेक एन ऑनेस्ट कनेक्ट। मैं जात पात धर्म मजहब की बात नहीं करता, मैं सही में विकास की बात करता नहीं, उसको धरातल पर उतारना चाहता हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जात पात धर्म मजहब से हटकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। मेरे राज्य में मैं पिछड़ों की, दलितों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, अगड़ों की, इनकी बात नहीं करता। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव अ रोड मैप, एक विकसित बिहार बनाने को लेकर। मेरे पास बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान नहीं है। आप मुझे कोई भी पलायन कैसे रुकेगा, उसका पलायन कैसे रुकेगा? जब तक बिहार में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कीजिएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा। और मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल आप देखिएगा बिहार में जिस तरीके से उद्योग आएंगे, मैं अगले 5 साल का तो वादा नहीं करता, बट अगले 10 साल में मैं कहता हूं कि हम लोग ना सिर्फ पलायन को रोकेंगे, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग पलायन करके दूसरे राज्य या दूसरे देश गए हैं, उनको भी बिहार वापस लेकर कौन सी जादू की छड़ी चलेगी? हाँ? कौन सी जादू की छड़ी चलेगी? जादू की झड़ी नहीं है, मुझे नीतीश लगता है। कुमार 20 साल से सीएम है वहां पर। आप फूड प्रोसेसिंग में आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आज कमिटमेंट करके जाइए। अंजना जी, मैं पहली बात तो ये मानता हूं, अब मैं बोलूंगा तो राजनीति लगेगी, बट जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार को बर्बाद कर दिया गया था, पूरी तरीके से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी कर दिया गया था। आज की तारीख में आप उस राज्य में उद्योग लगाने की सोच ही नहीं सकते जहां पे सड़कें नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो। बेसिक जरूरतें हैं किसी भी इंडस्ट्री के लगने के लिए। कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपके लॉजिस्टिक्स ही नहीं बैठेंगे। अगर वहां पे बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो वो उद्योग चलेगा कैसे? ये चीजें बिहार में थी ही नहीं। मैं मानता हूं 2 दशक लगे, पर उससे पिछले जो 1.5 दशक थे, उन्होंने बिहार को इतनी खाई में धकेल दिया था कि उस खाई को भरते भरते ये 2 दशक लगे हैं। सवाल मैंने भी उठाए थे, ऐसा नहीं कि मैंने सवाल नहीं उठाए थे। मैं ये मानता था कि चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। 2020 का चुनाव मैंने अकेले इसी मुद्दे पर मैंने लड़ा था, क्योंकि ऐतराज मुझे भी थे। पर आज जब मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं, मैं मानता हूं कि ये जो समय लगा, ये लगना जरूरी था। बट आज जबकि वो जमीन को हम लोग समतल कर चुके हैं, अब मैं मानता हूं कि अब इसके ऊपर इमारत को खड़ा करना मुश्किल नहीं होगा। सर ठीक है, अब
चेहरा दिख रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ही का जी है जो भर नहीं रहा है। उधर भी ठीक है। इसका भी एडवांटेज मिलता है क्या इनको, गुड लुकिंग पॉलिटिशियन होने का? हाँ, है ना? सारे इधर वाले बहुत खुश हो रहे हैं, ये इनको बेस्ट व्यू मिल रहा है आपका। बट कह रहे रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाओ ताकि देखते रहे आपको। अब मैं लाल हो रहा हूँ। वापस बिहार पर आते हैं। देखिए, एक बात तो कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही थी, आप इसको लगातार डिनाई कर रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में आप अलग लड़े। आप बोले नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ना, इस बार आप विधानसभा साथ लड़ रहे। तो शुरू में बड़ी बातें, और आरजेडी के नेता सबसे ज्यादा बोल रहे थे ये तो आपस में देखिए एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये आप लोगों ने कैसे आयरन आउट किया? ये जो बड़ी परेशानी थी आपके लिए, बन सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर पर आप लास्ट तक घेरते रहे नीतीश कुमार को, इसको आपने कैसे जनता को कन्विंस किया? मैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं, मैं आज भी जस्ट बाय द वर्च्यू की मैं किसी व्यवस्था का हिस्सा हूं और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है और मैं आंख मूंद के बैठ जाऊंगा, मैं ये नहीं करने वाला हूं। मैंने अपनी सरकार पर भी, मैंने जहां पे भी लगा कि चीजें गलत हुई हैं, मैंने पॉइंट आउट किया है। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उन चीजों को रेक्टिफाई करने का मैंने प्रयास किया। बिहार में जब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जब मैंने सवाल उठाए थे, उस वक्त भी मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि आज भी एक भी हत्या अगर मेरे राज्य में होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आप सेलेक्टिव कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई इस राज्य में इतनी, इस राज्य में उतनी। माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है, वो भी क्राइम है। और आपको हर एक छोटी छोटी चीज को संज्ञान में लेना होगा बेहतर बनने के लिए। इस सोच के साथ मैंने इन चीजों को तब भी पॉइंट आउट किया, मैं आज भी मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा। बट हाँ, जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा बना, ये जरूर मैटर ऑफ कंसर्न था मेरे लिए और मुख्यमंत्री जी हम दोनों के लिए, हम दोनों की पार्टी के लिए, हम दोनों के कैडर के लिए, हम दोनों के पार्टी के नेताओं के लिए, कि डिफरेंसेस थे, इश्यूज थे, ओपिनियंस हम लोगों के अलग अलग रहे हैं। ऐसे में एक मंच पर एक साथ आना, मुझे लगता है एक ऑनेस्ट प्रयास मेरी तरफ से भी रहा, मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से रहा, दोनों पार्टियों की तरफ से रहा। गठबंधन का हिस्सा रहकर गठबंधन को नुकसान दूं, इसका कोई मतलब नहीं है। आइदर देन यू डोंट बी द पार्ट ऑफ दैट अलायंस, अगर आपको बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। और मेरे पास ये विकल्प हमेशा था कि मैं बाहर ही रहता, उस गठबंधन में वापस नहीं जाता। बट मेरे प्रधानमंत्री से मैं अलग रह नहीं सकता हूँ, और जिस गठबंधन का वो हिस्सा है, मतलब क्या है, मतलब वही आई तो लव हिम अ बिट टू मच, मैं बहुत ज्यादा उनसे प्यार करता हूँ। ब्लश कर रहे हैं। वापस बिहार की पॉलिटिक्स पर आते हैं। आपको ये फॉर्मूला ठीक लगता है जो अभी चल रहा है? मतलब कितनी भी सीटें किसी की आए, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इस बार भी बीजेपी की ज्यादा सीटें आई हैं, वही सीएम बने हैं। उनकी तबीयत को लेकर लोगों में बहुत कंसर्न्स है, ये फॉर्मूला ठीक है? मैं मानता हूँ, देखिए हेल्थ कंसर्न्स एक नैरेटिव भी सेट करने का प्रयास किया जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से बंद कमरों में भी मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि बातें जितनी कही जा रही हैं और जो हकीकत है, दोनों में बहुत दूरियां हैं। एनीवेज, जो अगले 5 साल हैं ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसको गोल्डन एरा के तौर पे मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार में आपको वो बदलाव दिखेंगे जो संभवतः पिछले 2 दशक में हम लोग उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो ज़मीन इन 2 दशकों में तैयार की गई है। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे में अगले 5 साल उस अनुभव का होना ज़रूरी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। बिहार आसान राज्य नहीं है, बिहार में ज़रूरी है कि आप उस अनुभव के साथ आएं ताकि आप वो डिलीवर कर पाएं। अगले 5 साल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से डबल इंजन का पूरा लाभ आप तब उठा पाएंगे जब आपके पास वो अनुभव होगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जोड़ी है, द वे दे वर्क लाइक हैंड्स एंड ग्लव, तो मुझे लगता है कि वो उसका लाभ अगले 5 सालों में देखने को जरूर मिलेगा। तो जितनी बातें उनकी सेहत के बारे में कही जा रही हैं, आप मिले हैं उनसे, ये सब ऐसे अफवाहें हैं सिर्फ? मैं मानता हूं अफवाहें हैं। होता क्या ना कि जब आप कुछ कर नहीं, किसी को नीतियों पे आप नहीं कोस पाते, उस पे आप उनको डाउन साइज नहीं कर पाते, तो आप फिर व्यक्तिगत प्रहार करने लगते हैं।
अब जैसे मेरे बारे में भी जब पार्टी टूटी ये था, सबसे ज़्यादा आसान था ये कहना कि अहंकारी है, घमंडी है। आप व्यक्तिगत आप अटैक करने लगते हैं। यही चीज़ मुख्यमंत्री जी के साथ हुई। आप राजद के लोग कैसे बोलेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बेहतर नहीं था? आप अपना कार्यकाल तो देखिए दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। तो जब उनके पास वो हथियार नहीं बचा बोलने के लिए, तो व्यक्तिगत प्रहार पर आ गए उनके स्वास्थ्य को लेकर। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी जितने एक्टिव हैं, और ये चुनाव प्रचार में भी आपने देखा कि नेता विपक्ष अभी प्रचार में निकले नहीं थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रचार शुरू कर दिया था, और उसका लाभ हम लोग को मिला है। आपकी जो पॉलिटिक्स है, जितना मैं इसको समझती हूँ, मैंने इंटरव्यू किया, आपने कहा कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपको वहां पे टारगेट कर रहे थे कह के कि भाई ये तो बाहरी है, ये तो दिल्ली वाला है, और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने के लिए चुनाव के वक्त आ जाता है। आपने कहा हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं यहीं से चुनाव को अभी देखूंगा क्योंकि मैं मंत्री हूँ। फिर भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी वहां पर हो जाती है, इसके पीछे का क्या राज है? फिर वही, आई थिंक ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। बिहार में रहना कितना जरूरी है? ये तो फिर भी उन आरोपों में से है जो कि बहुत सहज हैं। सबसे बड़ा प्रहार जो मेरे ऊपर आता है वो नेपोटिज्म का आता है। हाँ, कि नेपो भाई, के। हाँ, कि ये अब वो तो है ही ना, वंशवाद। चिराग अब मैं जी। हूं तो मैं क्या करूं? आई कांट शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट ना। एंड आई एम अ प्राउड सन ऑफ अ प्राउड फादर। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं, बट मैं हूं उनका बेटा, मैं नहीं भाग सकता। बट कांग्रेस पर तो, राहुल गांधी पर तो यही हमला करते हैं ना कि वो सिर्फ विरासत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उनकी क्या गलती है अगर वो अपने पिता मतलब राजीव जी के बेटे? देखिए दिक्कत कहाँ पे आती है ना अंजना जी, अगर आप सिर्फ विरासत को ढोकर चलेंगे, उसको संवारेंगे नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो सवाल आप पर उठेंगे। 2021 तक मैं विरासत के नाम पर था, पर 2021 में मुझे मेरी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, घर परिवार टूटा वो अलग, मुझे जीरो से भी नीचे कर दिया गया। मतलब लोग तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच बोलते हैं, मुझे तो स्क्रैच करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आई डेंट इवन नो, बीइंग अ नेपो किड, आई डेंट इवन नो कि आप एक नई पार्टी बनाते कैसे हैं। सारी चीजें मेरे पिता के जाने के बाद मैंने दोबारा सीखी हैं ये सब, कि नई पार्टी कैसे बनाई जाती है, पार्टी में लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। मैंने लिटरली तिनका तिनका करके वापस इस अपने घोंसले को बनाने का मैंने प्रयास किया। इन 3 सालों में मैंने वो ईमानदार मेहनत की। अगर मुझ में काबिलियत नहीं होती तो मैं इन 3 सालों में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। बट आज 3 साल के बाद, मेरे पिता के जाने के बाद, मुझसे मेरी पार्टी छीनने के बाद, आज एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर हूँ। मेरी पार्टी के 5 सांसद हैं, मेरे 2 मंत्री बिहार में हैं, मेरे 19 विधायक वहाँ पर हैं, झारखंड में मेरा विधायक है, 2 विधायक मेरे नागालैंड में हैं। इस मजबूती के साथ हूँ। इनक्रेडिबल। लेकिन वापस उस सवाल पर जा रही हूँ, बिहार में रहना कितना जरूरी है अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करना है? क्योंकि इसी स्टेज पर एजेंडा आज तक में आपने मुझे बताया कि 2030 में आप चुनाव लड़ेंगे बिहार का। मैं बिल्कुल, और मैं इस बार ही चुनाव लड़ना चाहता था। हाँ। मेरा कारण राजनीति में आना क्यों नहीं लड़े? अब कैसे बोलूं? अब मैं बोलूंगा तो बहाना लगेगा। नहीं हुआ क्या, नेगोशिएशंस ही इतने लेट खिंच गए। मुझे लगता है 16-17 तारीख हो गई थी नेगोशिएशंस को अनाउंस करते करते, और 18 तारीख, इफ आई रिमेंबर द डेट्स करेक्टली, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन के थे। तो मेरे पास वो समय ही नहीं था कि मैं अपने चुनाव की तैयारी कर सकूं। मैं ये मानता हूं कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, थोड़ा बहुत जो भी कर पाया वहां पे मैंने किया, और मैंने करीबी रूप से देखा किस तरीके से ये आपको बोला गया कि नीतीश कुमार सीएम के कैंडिडेट रहेंगे, आप मंत्री बनने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो चुनाव मत लड़िए। अरे नहीं प्रभु, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैं सक्रिय भूमिका में बिहार में मैं रहना चाहता हूं, तभी मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतार पाऊंगा। और मेरे लिए कतई लक्ष्य नहीं है कि मैं इस पद पर रहकर या उस पद पर रहकर, व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है। आज अगर मैं बिहार की विधानसभा में बातों को उठाऊं, बिहार के विकास को लेकर, उसको ज्यादा बल मिलेगा बनिस्पत मैं दिल्ली में रहकर पार्लियामेंट में ये सारी बातें बोलूं, क्योंकि वो जमीन है जहां से चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं से मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार जाऊंगा, कतई मेरी ये सोच नहीं है। मैं एक विधायक बनकर भी व्यवस्था का हिस्सा बन जाऊं, इस सोच के साथ मैंने इस बात को कहा है कि 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। ठीक ठीक लगा लीजिए। अरे प्रभु, विधायक बनेंगे खाली। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जो मौजूदा स्थिति है इस वक्त,
दो किरदार बिहार की पॉलिटिक्स के जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। आप पीके की बड़ी बड़ाई करते थे, क्या हो गया पीके? पीके मतलब मैं अचंभित रहती थी कि प्रशांत किशोर की प्रशंसा हर इंटरव्यू में चिराग जी करते थे। सबसे आपको करीबी कौन लगता है? आपने कहा पीके, क्या हो गया पीके? बात तारीफ की नहीं है, व्यक्तिगत संबंध की थी। उनको मैं लंबे समय से जानता हूं। प्रशांत जी के साथ एज एन एक्वेंटेंस मेरे संबंध रहे हैं। मैं मित्रता भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम लोग रोज फोन पे बातचीत कर रहे हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं, साल भर बीत जाता है, ना हमारी बातचीत होती है, ना मुलाकात होती है, ना कोई व्हाट्सएप एक्सचेंज होता है। तो ऐसे में बट हाँ, मैं उनको जानता जरूर हूँ। हाँ। और उनकी सोच को मैं जानता हूँ, और मुझे खुशी इस बात की होती थी कि अगेन देयर इज समबडी हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कास्ट लाइंस, जो वो ढर्रे की राजनीति, एमवाई समीकरण, जात पात, धर्म, मजहब, हिंदू मुस्लिम, ये बातें नहीं कर रहा। इस बात की मैंने सराहना की थी। और बट देन आई न्यू कि उनका रिजल्ट यही होगा, क्योंकि 2020 में पता था आपको? मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा भी था, क्योंकि 2020 में मैं कहीं ना कहीं इसी भूमिका में था जिसमें आज प्रशांत जी 2025 में चुनाव लड़ रहे थे। और मेरे अनुभव से इस बात का विश्वास मुझे है कि इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपकी सभाओं में भीड़, मेरी भी सभा में भीड़ अच्छी खासी आती थी 2020 में, मेरे रोड शो में वो उत्साह जोश देखने को मिलता था, वो तस्वीरें सबने देखी। वही मैं समझना चाहती हूँ, क्या हुआ? 20 से 25 होते होते क्या हुआ? 1 से 19 विधायक पे आ गया हूँ, ये हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ, इसमें गलत क्या हुआ? पर देन इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप गठबंधन पर ही जनता इवेंचुअली अपना विश्वास जताती है। तेजस्वी यादव दूसरे किरदार, मतलब माना जा रहा था कि एक टक्कर तो जबरदस्त होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ध्वस्त हो गए। क्या वजह आपको दिखाई देती है? अब ये वो विरासत 10,000 है, रुपए जो बांटा नहीं, गया। अब ये वो विरासत है जिसको आप सिर्फ ढो रहे हैं। आप उसमें ना कोई एडिशन कर रहे हैं, ना आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी भी जंगल राज की उस छवि से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। आप अभी भी वो एमवाई समीकरण जिसमें सांप्रदायिकता है, जिसमें जातीयता है, आप उसी की बात करते हैं। मेरा भी एमवाई समीकरण रहा है, बट मेरे एम में महिलाएं हैं जो हमारे देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा हैं जो हमारे प्रदेश की नहीं देश की हमारे सबसे बड़ी आबादी हैं। मैं उनकी बात करता हूं। बट जब ये बात करते हैं, ये वही जातीयता सांप्रदायिकता की बात करते हैं। 2010 में ही राजद समाप्त हो गई थी बिहार से। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ उनको मिला, इसलिए उनको जीवन दान मिला। और 2020 में गुनहगार मैं रहा, मेरी वजह से उन्हें जीवन दान मिला। नहीं तो 2010 से राजद पूरी तरीके से समाप्त है। 2020 में तो काफी लगभग 38 सीटें थी, जहां पर आपके वोट्स जेडीयू जितने से हारी थी उससे ज्यादा थे, तो आप उसके लिए थे रिस्पॉन्सिबल। 10,000 कितना काम आया? महिलाओं को लास्ट तक चुनाव मतलब डेट्स के बीच में पैसा मिल रहा था। 10,000 मतलब लोग बोलते हैं, काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, खरीदा आपने पैसे बट मैं ये मानता हूं कि अगर आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे खूबसूरत योजना यही वाली रही है। मैं बहुत ज़्यादा पक्षधर उन योजनाओं का नहीं रहता हूं जहां पे आप मुफ्त में आप बोलते हैं कि ये बांट दिया, ये दे दिया, हर महीने इतना दे दिया, हर महीने उतना दे दिया। ये योजना हर महीने देने वाली योजना नहीं है। ये योजना आपको एक उद्यमी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई है। चुनाव के पहले। अब चलिए, टाइमिंग पे जरूर आप सवाल उठा सकते हैं, बट इसके पीछे की जो सोच है वो एक ऑनेस्ट सोच है। आप मान लीजिए, अगर हर वो औरत, हर वो महिला जो अपने गांव में रहती है, वो इस 10,000 से अगर कोई एक उद्योग लगा पाती है, अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाती है, और मैं सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहा, ये इनिशियल अमाउंट है, इवेंचुअली 1,90,000 प्लस और दिए जाएंगे, और 2 लाख की ये योजना है आपको उद्यमी बनाने की सोच के साथ, आपको आर्थिक तौर पर सशक्त करने की ये योजना है। और मैं मानता हूं कि इसके दूरगामी आप परिणाम देखिएगा। इवेंचुअली ये बहुत महिलाओं को मजबूत करने की सोच के साथ निर्माण की गई योजना है। 2030 तक दिल्ली में ही आप रहेंगे, या वहां पर तो प्रथा है बिना चुनाव लड़े भी लोग सीएम रहते हैं? नीतीश बाबू एग्जाम्पल है। नहीं, मैं यही हूं, बट हाँ, मेरे लिए फिलहाल मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में
मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ और बट हाँ, इवेंचुअली मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को प्राथमिकता देने की सोच रखता हूँ। 2030 आते आते तक पूरी तरीके से आप मुझे बिहार में देखेंगी। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल है, थोड़ा हल्का फुल्का ही सवाल है। स्टाइलिश मंत्री के तौर पर आप जाने जाते हैं, मतलब आप हंसते भी हैं किसी के साथ पार्लियामेंट के बाहर, तो सारे आपके जो एमपीज हैं, अरुण भारती हैं और शांभवी जी हैं, उनके साथ आप हंस रहे थे। क्या बातचीत हो रही थी कि इतना वायरल हो गया वो? So we are a group of, young boys and girls. I don't know boys and girls बोल पाएंगे हम लोग because we have crossed 40, but then comparatively. Boys and girls. So I think ये younger lot है, वो typical traditional style of party politics हमारे यहाँ नहीं है। ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो एक certain protocol है, ये वो। So we are more like friends. We have a lighter moments, chit chat करते हैं। तो हंसी मजाक के साथ साथ काम भी हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। चिराग पासवान जी, आप आज तक के मंच पर आए, बिहार की जीत के लिए भी बहुत शुभकामनाएं और आपके पूरे राजनीतिक सफर में भी जहां आप पहुंचे उसके लिए ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।